गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। कॉस्टिंग में यूनिट 1 में आप लोगों की थियोरी का क्वेश्चन बनना पक्का है। और उस यूनिट 1 में हम लोगों ने एक क्लास जो मैंने आपको लास्ट बना के दी थी, उसमें हम लोगों ने बाकी टॉपिक सारे कवर कर लिए थे। मेथड्स एंड टेक्निक्स वाला सिर्फ एक टॉपिक था जो हमारा बाकी था, तो ये आज कवर कर लेते हैं। और इस तरह से आप जब ये 2 क्लासेस देखेंगे प्लस एक एलिमेंट्स वाली क्लास अलग से कल ही अपलोड हुई है, वो भी आप लोग देखिएगा। तो इससे आपका ये जो यूनिट 1 में जितना भी है मतलब जो मैंने आपको बताया था 20 से 30 मार्क्स वाला, वो लगभग कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं फिर से रिपीट करूँगी, आप लोग एक बार अपनी जो भी बुक है ना, आरबीडी है, एबीसी है, उससे ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत डिटेल्ड आंसर लिखना होता है और ये नोट्स फॉर्म में है, समझाने के लिए है ना, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप इसी को एक्सपेंड कर सकते हैं तो वो कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो बच्चों, 2 चीज़ें होती है, एक होता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और एक होता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है? मेथड, कॉस्टिंग का मेथड का मतलब है जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट, है ना, वो तरीका, उसी को हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तो द वेज ऑफ फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस, ठीक है। तो जो भी मेथड है उसका मतलब है हम किस तरह से कॉस्ट निकालते हैं, उस तरीके को हम क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं। ये मेथड डिपेंड करता है किन चीज़ों पर? नेचर ऑफ बिजनेस पर और टाइप ऑफ प्रोडक्ट का। जिस टाइप का प्रोडक्ट है, जिस टाइप का बिजनेस है, उसी के हिसाब से मेथड डिसाइड होगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले आता है जॉब कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग जो मेथड है वो कहाँ अप्लाई होगा? वो वहाँ पर अप्लाई होगा जहाँ पर अलग अलग जॉब, यानी कि कस्टमाइज्ड, जहाँ पर कोई काम किया जाता है। जैसे आप लोगों ने कभी वेडिंग इनविटेशन बनवाया होगा ना, जो प्रिंटिंग प्रेस में जाकर के हम लोग कार्ड बनवाते हैं। तो क्या ऐसा वो लोग कर सकते हैं कि भाई सेम ही कार्ड सबके लिए बना दे? नहीं कर सकते ना, उनको हर एक कार्ड में प्रिंट अलग करना होता है। तो जो प्रिंटिंग प्रेस का काम है वो हर एक जॉब के लिए अलग है। जहाँ पर भी ऐसा कस्टमाइज्ड वाला काम होता है ना, कि जैसे आपने बोला 1000 कार्ड, किसी और ने बोला 200 कार्ड, किसी और ने बोला 500 कार्ड, तो उन लोगों को अपनी कॉस्टिंग जो है वो हर एक ऑर्डर के हिसाब से, हर एक जॉब के हिसाब से निकालनी होती है, ठीक है। तो जब कॉस्ट कलेक्ट की जाए ईच स्पेसिफिक जॉब के लिए, वर्क ऑर्डर के लिए या प्रोजेक्ट के लिए सेपरेटली, तब उसे हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जो एक ऑर्डर है, जैसे 1000 कार्ड को प्रिंट करने का ऑर्डर है, हम बस उसकी कॉस्ट अलग से निकालेंगे। ये कहाँ यूज़ की जाती है? एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया, प्रिंटिंग प्रेस में। उसके अलावा रिपेयर, क्योंकि रिपेयर भी सबकी अलग अलग होगी ना, सब किसी का भी सेम नहीं होगा, ठीक है। शिप बिल्डिंग, फर्नीचर मेकिंग, जहाँ जहाँ पर भी आपको दिखे कि कस्टमाइज्ड वाली सर्विसेज आप ले रहे हैं किसी से, वहाँ पर कौन सी वाली कॉस्टिंग का मेथड लगेगा? जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। जैसे अगर आपने एक सोफ़ा, कस्टम सोफ़ा ऑर्डर किया, एक तो वो होता है ना एक से ही मिल रहे हैं, वो नहीं, कस्टम सोफ़ा ऑर्डर किया, तो फिर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड उसका जो भी अलग से होगा, उसके लिए अलग से कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आता है हमारा बैच कॉस्टिंग। अब बैच कॉस्टिंग क्या होता है? बैच कॉस्टिंग का मतलब होता है जहाँ पर चीज़ें ना एक बैच में, एक लॉट में प्रोड्यूस की जाती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था कि आप अपने घर पे पड़े किसी बिस्किट के पैकेट या ऐसी चीज़ों के पैकेट के पीछे देखना, चॉकलेट बिस्किट ऐसे वाले जो भी होते हैं ना, चिप्स वगैरह, इनके पीछे एक बैच नंबर लिखा हुआ होता है। तो बैच का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ, मतलब जो भी वो चीज़ है, जैसे कि हम बिस्किट की बात करें तो पूरा एक ग्रुप ऑफ बिस्किट्स, जैसे एक पैकेट थोड़ी एक बार में बनेगा, ठीक है। तो वो कैसे बनेंगे? मानो 1000 बिस्किट एक बार में बन गए, मतलब 1000 पैकेट एक बार में बन गए, तो उसे हम कहते हैं बैच कॉस्टिंग, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये बच्चों कैसे निकाली जाती है कि आप टोटल 1000 पे जो भी कॉस्ट आई ना, पहले उसको ले लो, पूरी पूरे बैच की कॉस्ट ले लो, क्योंकि अलग अलग करना हर एक बिस्किट के लिए तो इम्पॉसिबल ही है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ना पूरे 1000 की ले लेंगे, भाई कितने कितना, क्या मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का क्या क्या खर्चा आया, सब जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हम उसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो इस टाइप की कॉस्टिंग को कहते हैं बैच कॉस्टिंग, ठीक है। तो बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करो और फिर डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, जिससे कि आपको पता चल जाएगी यूनिट कॉस्ट, ठीक है। ये वहाँ काम आता है जहाँ पर बैचेस में चीज़ें बनती है, जैसे टॉय मेकिंग, मेडिसिन, बिस्किट, तभी लोग इन चीज़ों के पीछे बैच नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करवाने के, जैसे कि मेनली बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाया, रोड को, ब्रिजेस को, डैम को, तो जो कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है
उसके ऊपर जो कॉस्टिंग का मेथड अप्लाई होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें भी हम यही करते हैं, थोड़ा सा आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा हो तो थोड़ा सा मेथड अलग है। भाई मटीरियल लेबर वगैरह तो हम इकट्ठा करते ही हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और ये वो चीज़ें जो दे रखी है वो भी यहाँ पर हम लोगों के कुछ ऐसे समझ लो रूल्स बने हुए हैं। पर चलो अभी थियरी में आपको उससे मतलब नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब कहाँ काम आती है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पर। उसके बाद आता है बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्रोसेस का क्या मतलब है, जहाँ पर प्रोडक्शन चलता रहता है, एक सा प्रोडक्शन है, ठीक है, वहाँ पर हम प्रोसेस वाइज हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कलेक्ट करते हैं। जहाँ पर कहाँ होगा, जहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यूस है एंड आइडेंटिकल है, वहाँ पर हम कैसे कॉस्ट कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस वाइज। जैसे ऑयल रिफाइनरीज में, शुगर मिल्स में, पेपर मिल्स में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर एक के बाद एक प्रोसेस में किसी चीज़ को जाना होता है ना, तो कोई भी चीज़ रिफाइनरी है तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक के बाद एक मशीन में उस चीज़ को जाना होगा, तो एक प्रोसेस चल रही है लगातार। जैसे शुगर है वो पास होती है थ्रू प्रोसेसेस है ना, पहले क्रशिंग, फिर बॉइलिंग, फिर क्रिस्टलाइजेशन, तो हर एक प्रोसेस की हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोसेस वाइज। नेक्स्ट आती है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये आप लोगों ने पूरा चैप्टर भी पढ़ा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में बच्चों क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में मेनली जो सर्विसेज वाले होते हैं ना, जैसे ट्रांसपोर्ट वाले, हॉस्पिटल वाले, होटल वाले, इनकी यहाँ यूज़ में आती है। और इसमें हम क्या करते हैं, इन सर्विसेज की हम लोग कॉस्ट पर सर्विस यूनिट आइडेंटिफाई करते हैं, कॉस्ट पर सर्विस यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट नहीं, कॉस्ट पर सर्विस यूनिट, ठीक है। जैसे सर्विस यूनिट अगर यहाँ पर इन्होंने बात की है कि बस कंपनी वालों की कॉस्ट पर सर्विस यूनिट क्या है, तो पर पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि बस जो है वो किलोमीटर के हिसाब से रन होगी और उसमें भी पैसेंजर के हिसाब से, तो पैसेंजर किलोमीटर, तो वो कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर। इसका भी एक पूरा चैप्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। नेक्स्ट आती है बच्चों आपकी यूनिट कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब जब आप एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हो ना, जब आप एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हो तो बस जितना आपने बनाया डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ यूनिट्स है, ख़त्म, ये हो जाती है यूनिट कॉस्टिंग। तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग पता कर लेते हैं कंटिन्यूसली, जहाँ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सीमेंट, ब्रिक्स, कोल माइनिंग, फ्लोर मिल्स, इन सब में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आपने बैग्स बनाए तो टोटल कॉस्ट निकाल लो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस, तो बस कॉस्ट पर बैग आ जाएगी। जहाँ पर कंटिन्यूस प्रोडक्शन चल रहा है, ऐसे नहीं है कि बैचेस में चल रहा है या प्रोसेस वाइज चल रहा है, कंटिन्यू बस वो प्रोडक्ट बनता जा रहा है, सेम ही चीज़ बनती जा रही है, वहाँ पर हम लेते हैं यूनिट कॉस्टिंग। नेक्स्ट आपका आता है और लास्ट है जो कि मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल या कॉम्पोजिट कॉस्टिंग ऐसा है जहाँ पर ना एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करना पड़े। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर हम लोग हमेशा इसी चीज़ का ही देते हैं, जैसे या तो टीवी का या कार का। इनमें क्या होता है ना, इनमें कुछ चीज़ें किसी अलग मेथड से कैलकुलेट की जाती है और कुछ किसी अलग से। जैसे जैसे कार है, एसेसरीज़ जो है उसके लिए तो हम जॉब कॉस्टिंग यूज़ में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कस्टमाइज होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करते हैं उसकी असेंबली के लिए, क्योंकि असेंबल करने में हम लोगों को एक प्रोसेस से गुजरना होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें हम मल्टीपल या फिर कॉम्पोजिट कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक ही टाइप की कॉस्ट, एक ही टाइप का मेथड नहीं लगाया जाता, एक से ज़्यादा मेथड्स को हम कंबाइन करके और फिर फाइनल कॉस्ट निकालते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। अब टेक्निक क्या है, देखो मेथड क्या था, तरीका, किस चीज़ का तरीका, फाइंड आउट करने का कॉस्ट को ना, टोटल कितनी कॉस्ट आई। और अब यहाँ पर टेक्निक का क्या मतलब है, टेक्निक का मतलब भी तरीका है, किस चीज़ का तरीका, कंट्रोल एंड एनालाइज करने का। तो अब देखो फ़र्क यहाँ है, पर्पज़ में फ़र्क है, ठीक है ना। हम लोग मेथड से कॉस्ट निकालते हैं और निकाल करके फिर उनको कंट्रोल एंड एनालाइज किससे करते हैं, टेक्निक से। तो ये दोनों वैसे तो आप सोच लो कि साथ साथ ही काम करेंगे, तो देखो लिखा हुआ भी दे आर यूज्ड अलॉन्ग विद मेथड्स टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। जैसे कि क्या क्या टेक्निक्स है, एक तो है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, मैंने पहले भी बताया था। हिस्टोरिकल का मतलब है पहले पास्ट में खर्चा लग जाए, कॉस्ट अगर हो जाए, उसके बाद में आप लोग उसको रिकॉर्ड करोगे, तो उसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। जैसे कि एग्जांपल, मंथली कॉस्ट रिपोर्ट जो कि आपने प्रिपेयर की है एट द एंड ऑफ द मंथ ख़त्म हो गया, उसके बाद में आप मंथली कॉस्ट रिपोर्ट बना रहे हो, तो क्योंकि पास्ट में ये काम हो चुका और अब आप उसके लिए रिकॉर्ड बना रहे हो, तो ये हो गया हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो कि काम आती है कॉस्ट कंट्रोल में,
कैसे, जिसमें हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो हमारी बजट वाली टाइप की होती है, बजट को ही अभी की यूनिट्स में हम कन्वर्ट करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसको हम पहले से सेट कर देते हैं और फिर कंपेयर करते हैं उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ में, ठीक है। और जो डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं वेरिएंस, जो कि नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है, और उससे हम पता करते हैं कि हम क्या कम क्या ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 500 रुपये लेकिन एक्चुअल 600, तो हम बोलेंगे वेरिएंस है 100 रुपीज़ का। अब ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, देखो होनी थी 500 हो गई 600, यानी आपको महंगा पड़ रहा है, तो ये नेगेटिव या फिर अनफेवरेबल वेरिएंस है। एक और आता है आपका टेक्निक जो कि है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में, ठीक है। और उससे हम लोगों को, देखो आप लोगों ने मार्जिनल वाला चैप्टर आई होप पढ़ लिया, तो उससे हमको क्या मदद मिलती है, उससे हमको मदद मिलती है प्राइसिंग में, मेक और बाय डिसीजन में, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन क्या होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस, हम ऐसी स्थिति पे कब पहुंच जाएंगे जब कम से कम हम हमारी कॉस्ट तो निकालने लग जाएं, ठीक है। तो हम लोगों को यूज़ करनी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर आता है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल भी वही है, देखो आप बोलोगे, लेकिन बजटरी कंट्रोल में हम डिफरेंट बजट बनाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जो कि आप लोग पढ़ोगे अपने EAFM के पार्ट में। एक बजट नाम का पूरा 100 मतलब अब तो 120 नंबर का एक पूरा सब्जेक्ट है, और अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी छोटा सा लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है, पूरा 120 नंबर का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये बजट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जैसे सेल्स बजट बना लिया कि कितनी यूनिट्स लास्ट ईयर बेची थी, अब कितनी और हमें उम्मीद है कि पिछले साल से 10% ज़्यादा, 20% ज़्यादा, ऐसे सेल्स बजट बनता है। फिर हम कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में कितना। ऐसे ही हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं कि जब इतनी यूनिट्स बेचनी है हमें, तो प्रोडक्शन कितना करें, कुछ तो हमारे पास ओपनिंग में पड़ा है और कुछ हमें क्लोजिंग के लिए छोड़ना है, तो वो प्लस माइनस करके और हम निकालते हैं कितना प्रोडक्शन करें। अब प्रोडक्शन जितना करना है उसके हिसाब से हमें रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। कुछ रॉ मटेरियल पहले से पड़ा है उसको माइनस कर दो, कुछ हमें साल के एंड में रखना है बचा करके उसको और प्लस कर दो, ऐसे करके हम परचेज बजट बनाते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट बजट्स बनाते हैं और फिर हम एक्चुअल को बजट के साथ में कंपेयर कर लेते हैं। जैसे प्रोडक्शन बजट में लिखा हुआ है कि 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, एक्चुअली हुआ 9,000 का, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा 1,000 यूनिट्स हमारी क्यों नहीं बन पाई, और उसके लिए आप एक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब है कि जब आप कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करो ना, तो आप वो वाले करो जो कि आपकी इंडस्ट्री के और लोग भी कर रहे हैं। मतलब उससे क्या होगा, देखो जब भी मेरी इंडस्ट्री वालों से मैं सेम तरह की कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स यूज़ करके सेम तरह के से कॉस्ट निकालूंगी ना, तो उससे ये होगा कि कंपैरिजन आसानी से हो पाएगा, है ना, पता रहेगा भाई कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं बिना मतलब की कॉस्ट में ऐड करती जा रही हूँ और बाकी लोग कर ही नहीं रहे हैं, तो उससे तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा दिखेगी, मेरा ही प्रॉफिट कम दिखेगा। तो इस तरह से मुझे क्या करना है, मुझे बेटर इंडस्ट्री कंपैरिजन के लिए सेम तरह की प्रिंसिपल, सेम तरह के फॉर्मेट यूज़ करने हैं कॉस्टिंग के लिए। और नेक्स्ट आता है आपका अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ये मैंने आपको सुबह वाली क्लास में, मतलब कि जो मैंने आपको अलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन वाली एक छोटी सी क्लास बना के दी थी, उसमें भी समझाया है। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जितने भी खर्चे हो गए हैं किसी भी प्रोसेस में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी में भी, उसको आप कवर करवाते हो, चार्ज करते हो प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये होती है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो जैसे कि आपने मटेरियल के खर्चे, लेबर के खर्चे, ओवरहेड के खर्चे सब जोड़ जाड़ के, और जब आप लोग वो अलोकेट कर देते हो प्रोडक्ट को कि इस प्रोडक्ट में कितना लेबर, कितना मटेरियल, कितना ओवरहेड लगा। अब लेबर और मटेरियल तो फिर भी आसान होता है, ओवरहेड में आपको थोड़े से फॉर्मूले वगैरह लगा के और करना पड़ता है कि भाई इतने घंटे इस प्रोडक्ट ने लिए, तो मतलब इसका ओवरहेड इतना हो गया। तो जब आप वो करके और कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो, तो इसे हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसे टोटल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है, देखो इसका शॉर्ट नेम भी है ABC। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ना जो भी हमारे ओवरहेड्स हैं उनको हम एक्टिविटीज़ के हिसाब से बांट देते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ ले ली, जैसे कि मशीन सेटअप एक एक्टिविटी है, इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी है, मटेरियल हैंडलिंग एक एक्टिविटी है, तो इनमें हम डिवाइड कर देंगे। फिर एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग ओवरहेड्स को बांटेंगे। तो जब एक्टिविटी के हिसाब से आप अपने ओवरहेड्स को बांटते हो ना, प्रोडक्ट्स में चार्ज करते हो, यानी अब्जॉर्प्शन ही कर रहे हैं हम, लेकिन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ के बेसिस पे कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। जैसे कि किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा इंस्पेक्शन लग रहा है,
तो हम उसको ज़्यादा इंस्पेक्शन कॉस्ट देंगे। तो इस तरह से हम एक्टिविटी के हिसाब से बांटेंगे। तो जब एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग बांटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चलो डन। अब एक छोटी सी समरी बता देती हूँ। मेथड्स के अंदर क्या होता है, मेथड्स के अंदर हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, वेज टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट कॉस्ट, ये सब मेथड्स है, जॉब, बैच, प्रोसेस, यूनिट, ऑपरेटिंग। और टेक्निक्स का मतलब है हम कैसे कंट्रोल एंड एनालाइज करते हैं कॉस्ट को, ना, नाम ध्यान रखना, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, ABC, इन दोनों को मिला करके हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं और इससे हमारा डिसीजन अच्छा हो पाता है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल आपका एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपका एग्ज़ाम कैसा गया और क्या आपको कोई हेल्प मिली इन वीडियोस से। थैंक यू सो मच।